नमस्कार बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला था कि हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर से पहले एक चीज़ आपको बता दें। फॉर एसिड, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये बात पता चलती है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से। तो अगर Ka ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि पी के एक टर्म और आता है, पी के इक्वल टू होता है माइनस लॉग के। जैसे पी एच होता है माइनस लॉग एच प्लस पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच माइनस, वैसे पी के माइनस लॉग के। ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये है, के की वैल्यू है 10 टू पावर -2, तो पी के होगा माइनस लॉग 10 टू पावर -2 और ये आ जाएगा 2। अगर के की वैल्यू है 10 टू पावर -5, तो पी के आ जाएगा माइनस लॉग 10 टू पावर -5 और ये आ जाएगा 5। तो अब आप देखिए ध्यान से कि के वैल्यू इन दोनों में ये बड़ी है। 10 टू पावर -2 10 टू पावर -5 से बड़ा है, 10 टू पावर -2 बड़ा है। और जब आप पी के निकाल रहे हैं तो पी के इसका बड़ा है। इसका मतलब है कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पी के। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पी के। अब इसका मतलब यह है कि पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब किसी एसिड का स्ट्रेंथ निकालना हो आपको कि वो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, तो आपको पीके की ज़रूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में आप एसिड को देखकर, बिना पीके के वैल्यू के, एसिड को देखकर नहीं बता सकते कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें केवल एसिड दिए रहते हैं और कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट, तो अगर आपको पहले से कोई नॉलेज है और आप जानते हैं तो क्वेश्चन कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं। लेकिन मैं इस चैप्टर में आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि किसी एसिड को खाली देखकर कैसे बता देंगे कि स्ट्रांग है कि वीक है। वो हमारा आगे टॉपिक आएगा, वो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, हर तरह के एसिड को लेकर आएंगे। यहाँ पर तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, के की भी ज़रूरत पड़ेगी, पी के की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक ये नहीं मिलता है आप नहीं बता सकते कि वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम केबी के बारे में बात करें, यही चीज़ हम लिखें फॉर बेस, यही चीज़ हम बेस के लिए लिखते हैं, फॉर बेस। तो बेस के लिए ये केबी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ ए की जगह पर क्या लिख देंगे आप, बी, हर जगह पर बी। अब जैसे ये एसिडिक है तो इसको आपने कर दिया बेसिक स्ट्रेंथ। सेम चीज़ है के की जगह पे के बी। अब वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपको पी के बी निकालना है तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, के बी, माइनस लॉग के। ठीक है। जैसे के अभी निकाल के बताया था ना, जैसे के की वैल्यू, तो वैसे ही के बी की वैल्यू भी निकाल के बताएंगे। तो अगर के ज़्यादा होगा तो पी के कम होगा, जिसका के ज़्यादा होगा उसका पी के क्या होगा, कम होगा। वैसे ही जिसका के बी ज़्यादा होगा उसका पी के भी कम होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो
बात करेंगे हम वाटर की बात करेंगे। तो अब हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, पीएच और पीओएच के वाटर के अलग अलग टेम्परेचर पे भी बात करी थी, तो वो तो जो है सो है। ठीक, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा पी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जैसे ऐसे लिखा हो, तो ये है 55.55, ये 55.55 एम है। इसकी मीनिंग क्या है? जैसे मोलरिटी ऑफ वाटर, तो मोलरिटी ऑफ वाटर क्या होगा? मान लेते हैं कि वाटर हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर, आधा लीटर, कुछ भी मान सकते हैं। अब हमने 1 लीटर मान लिया। 1 लीटर वाटर का मास कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा, मतलब 1000 ग्राम। मास ऑफ, भाई पानी में पानी ही सोल्यूट है, पानी ही सॉल्वेंट है और पानी ही सोल्यूशन भी है। ठीक है, वाटर में वाटर ही सब कुछ है। तो अब वाटर का 1 लीटर का मास ले लिया, कितना? 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 80, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो कितना होगा? भाई मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर का मास होता है 1 किलोग्राम। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आधा लीटर ले लेते, तो यहाँ 500 ग्राम ले लेते, तो यहाँ 0.5 ले लेते, 0.5 लीटर हो जाते, वो एक ही बात आती है। ठीक है, तो अब ये जो 1000/18 है, यही आता है कितना? 55.55। तो आप चाहे 1000/18 लिखिए, चाहे 55.55 लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा? 55.55। अच्छा, मोलरिटी ऑफ वाटर मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। भाई 1 किलोग्राम ही तो पानी लिया आपने, तो मोलरिटी भी कितना आएगा? 1000/18, और ये भी आएगा कितना? 55.55। ये बात ध्यान रखिएगा कि वाटर की मोलरिटी एंड मोलरिटी सेम होती है। वाटर की मोलरिटी एंड मोलरिटी क्या होती है? सेम। ठीक है, और दोनों ही कितना कुल मिलाकर कितना होता है? 55.55, 1000/18। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। अब जैसे H2O लिक्विड है हमारे पास, और इसने बनाया H प्लस OH, टूटा पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक, तो यहाँ पर हमने H2O का कंसंट्रेशन ये मान लिया कितना है? 1 लीटर। मान लिया है कितना है? 1 लीटर। तो आपको क्या करना है कि H2O लेना है। कि H2O लेना है कि H2O इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस अपॉन H2। ये कि H2O क्या है? ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब आप जानते हैं कि एट
25 Celsius for water, H plus is equal to OH minus is equal to 10 to power minus 7। और KW की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 14 होती है, तो 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 आएगा। तो आप माइक तो हम भूल गए थे, इतनी आवाज़ सुनाई दी कि नहीं आप लोगों को? सुनाई दी होगी थोड़ा बहुत, चलिए भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, एक बार रोको वीडियो, तो माइक भूल गए थे बच्चों। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का गैप था ये माइक वाला। तो एट 25 सेल्सियस फॉर वाटर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है। तो KH2O इज इक्वल टू क्या है, 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन ये कितना है 55.55, मतलब 1000 अपॉन 18, 1000 अपॉन 18 क्या हो गया 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 17। भाई ये ऊपर गया तो 10 टू पावर माइनस 17, या बोल सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। तो कोई आपसे बोले कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है, तो आप बोलिए 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, ठीक है। चलिए अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर इसको लिखते हैं, आप भी लिखेंगे दोबारा इसको H प्लस OH माइनस वाले को। देखिए H2O H प्लस OH माइनस, ठीक है। ये हो गया C1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा, ठीक है। C कितना है, C क्या है, C है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वो कितना है 1000 अपॉन 18, 1000 अपॉन 18, ठीक है। H प्लस कितना है C अल्फा, H प्लस कितना है C अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है H प्लस अपॉन C, और हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन 1018, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो आप लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, इसको क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना होता है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। आप लिखेंगे कि वाटर गिव H प्लस एंड OH माइनस आयन both, so it work as acid as well as base, ठीक है।
तो पहला वाटर एज एसिड, वाटर एज एसिड, तो KH2O इज इक्वल टू K ऑफ वाटर, KH2O इज इक्वल टू K ऑफ वाटर। तो pK ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KH2O इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। तो pK ऑफ वाटर इज इक्वल टू 16 माइनस लॉग 1.8, ये सॉल्व करेंगे, लॉग 1.8, लॉग 1.8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉग 18/10, log 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस log 10, ठीक है। तो 0.4771 प्लस 0.4771 प्लस 0.3010 माइनस 1 बाई log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लिया जाए, इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इस 7 7 1 5 इस 7 7 0 5 ये 4 4 4 12 माइनस 1, तो कितना आ गया 0.2552। तो हमारा आ गया ये 16 माइनस 0.26 लिख सकते हैं, 0.26 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 15.74, 15.74, ये क्या है, pKa ऑफ वाटर कितना है 15.74। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। pK ऑफ वाटर एंड pKb ऑफ वाटर सेम होता है, लेकिन प्रूफ करके बता देते हैं। वाटर एज बेस, जैसे आप बेस लिखेंगे KH2O क्या हो जाएगा Kb ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे Kb ऑफ वाटर, यही आएगा Kb, यही आएगा Kb, यही आएगा। दोबारा आप एक बार Kb के लिए लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि इसको लिख लीजिएगा पहले, तब मिटाएं। अल्फ़ा होगा क्या 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, pK ऑफ वाटर इज इक्वल टू pKb ऑफ वाटर इज इक्वल टू pKH2O ऑफ वाटर, pKH2O इज इक्वल टू मैं समझा देता हूँ। क्योंकि वाटर एसिड बेस दोनों हैं, दो H+ और OH- देता है और बराबर कंसंट्रेशन में देता है, इसीलिए इसकी K और Kb बराबर है। भाई H+ और OH- की कंसंट्रेशन इसमें बराबर होती है। तो K ऑफ वाटर इज इक्वल टू Kb ऑफ वाटर इज इक्वल टू KH2O इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब
pK ऑफ वाटर इज इक्वल टू pKb ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ बात प्योर वाटर की हो रही है। pKH2O इज इक्वल टू 15.7 कितना था, 26 था ना, 74। ये हमारा फिक्स है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वाटर कितना हो गया, 1.8 इंटू 10⁻⁹ हो गया। ये भी क्या है, फिक्स है। ये भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो फिक्स हो गई, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ें। ठीक, एक बात ध्यान रखेंगे आप, इफ H+ concentration is higher than OH- concentration and solution is acidic, solution क्या है, एसिडिक होगा। If OH- is higher than H+ and solution is basic, solution कैसा होगा, बेसिक होगा। If H+ is equal to OH- concentration, solution is neutral, solution is neutral, समझ गए। ठीक है, the nature of solution having pH is equal to 6.5, having pH is equal to 6.5 is acidic, basic, neutral, cannot be predicted। चार ऑप्शन आपको दिया है, बोला गया है कि किसी सॉल्यूशन का pH 6.5 है तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड होगा। तो आप लोगों क्या बोले ही नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मन में जरूर बोले। तो अब आपने अगर मान लीजिए कि एसिडिक बोला है, मान लीजिए कि आपने मन में एसिडिक बोला है, तो क्यों एसिडिक बोला है आपने, क्योंकि pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो एसिडिक बोला है। लेकिन आपको बताया गया है कि pH अगर 7 है तो न्यूट्रल तब है जब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वरना pH 6.5 न्यूट्रल तब होता है जब 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, pH 6 न्यूट्रल तब होता है जब 90 डिग्री टेम्परेचर होता है।
तो अगर मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 90 डिग्री होता तो ये बेसिक हो जाता, अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये एसिडिक हो जाता, और अगर इसका टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये न्यूट्रल हो जाता। तो क्या आपको टेम्परेचर दिया हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो आप यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट मेंशन। It cannot be predicted because temperature is not mentioned. तो इसमें एक और क्वेश्चन लिखा था, द टेम्परेचर एट विच pH of water is maximum. अब जैसे pH ऑफ वाटर मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होगा, तो अब आपको नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे होगा, लेकिन आपको एक आइडिया है। क्या? इस पे 7 होता है, ये आइडिया है। इस पे 6.5 होता है, ये बताया गया है। इस पे 6 होता है, ये बताया गया है। इसका मतलब है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर pH क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर pH डिक्रीजेस। ये फॉर वाटर लिखेगा, फॉर वाटर। pH बढ़ाने पर टेम्परेचर क्या होता है? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर pH क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जहाँ सबसे कम होगा वहाँ pH मैक्सिमम होगा। टेम्परेचर जहाँ सबसे कम होगा वहाँ pH क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बात समझ पाए? चलिए 2 पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, जिनकी बाद में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, अभी आपको याद करना पड़ेगा। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, pK ऑफ H3O प्लस तो था -1.74। अब pK ऑफ OH माइनस, ये भी यही होता है -1.74। pK ऑफ H प्लस क्या होता है? H3O प्लस आयन, आयन भी लिख लीजिएगा, आयन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अभी आप याद रखेंगे, मैंने आपको बोला कि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना। अब बात करेंगे pH कैलकुलेशन की। pH कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे आप, pH कैलकुलेशन। केस 1, देखिए सारे केस पहले मैं आपको बोल के सुना देता हूं। केस 1 क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन का pH निकालना जान गए तो बेसिक सॉल्यूशन का वैसे ही आपको OH निकालना है। जैसे आप इसका pH निकालेंगे वैसे ही उसका pOH निकालेंगे, और pH
निकालने के लिए POH को 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है। तो pH निकालना हो तो POH निकाल के 14 में से, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो POH निकलेगा, और POH निकाल के आप 14 में से माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, pH निकल जाएगा। एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। अब एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिड डिजोल्व इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ेंगे, वीक एसिड पढ़ेंगे। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड पढ़ेंगे, मतलब दो तरह का वीक एसिड मालूम लेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे। अब पॉलीप्रोटिक एसिड तो वही हम ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे। ये हुआ क्या, केस 1। मतलब हमको ये चीज़ें पढ़ना है। अब जो हम केस 2 लिखेंगे, ये हमको पढ़ना नहीं है, ये हमको इसी से इसको निकाल देना। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आप जैसे इसका pH निकालेंगे वैसे इसका वही मेथड इसमें POH में लगेगा। POH निकाल के 14 में से माइनस कर देंगे, pH निकल जाएगा। वीक बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड वीक बेस। केस 2 हो गया। ठीक है, केस 3 पढ़ेंगे हम। एसिड, केस 3 हमारा जो होगा वो होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आपने एसिड मिलाया प्लस बेस मिलाया, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आ गया। ठीक है, केस 4 होगा बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या है, जैसे यहाँ ये ए है, यहाँ ये ए है, ये नहीं है, और यहाँ ये गायब और ये ए हो गया। ठीक है, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि एसिड बेस बचता नहीं है, केवल सॉल्ट ही सॉल्ट बचता है। एसिड बेस आपका जो पहले अपने लिया रहता है वो बचता नहीं है। लेकिन बफर सॉल्यूशन में भी यही रिएक्शन देखते हैं।
अब यहाँ जैसे ए लिया, ये नहीं था कुछ, यहाँ a माइनस एक्स ले लिया, a माइनस एक्स ले लिया और ये x बन गया, ये x बन गया। कहने का मतलब है कि आइदर एसिड और बेस। अब चलो इसको b ले लो, ठीक है। आइदर एसिड और बेस आर रिमेन विद सॉल्ट। तो यहाँ क्या होगा कि आइदर वीक एसिड और वीक बेस रिमेन विद सॉल्ट। अब यहाँ पर नो एसिड और बेस आर रिमेनिंग, नो एसिड और बेस आर लेफ्ट। कोई एसिड बेस प्राप्त बचेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, आइदर एसिड, वीक एसिड या वीक बेस, दोनों में से कोई एक क्या होगा कि बचेगा। तो वो जो केस होगा वो बफर सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं बचेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन ये केस कैसे आएगा ये तो मैं समझाने का मुद्दा है भाई। अभी तो मैंने खाली ये टॉपिक आपको बताया है। अब इसमें हमको मेन ये टॉपिक पढ़ना है पूरा, फिर ये पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चन करा के, क्योंकि आपको ये आएगा तभी ये आएगा। ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन हेडिंग डालेंगे आप, केस 1 फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच कैलकुलेशन केस 1 फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच कैलकुलेशन केस 1 फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। सबसे पहला केस आपका होगा। अब पहले केस में भी कई पार्ट हैं, हम पार्ट पे आते हैं। पहले केस को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि मामला पहले केस में क्या हो रहा है, ये तो जानना पड़ेगा आपको भाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे, क्योंकि पानी में तो डिजॉल्व हो ही रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे केस 1 एसिडिक सॉल्यूशन, या ब्रैकेट में लिख लेंगे एसिड डिजॉल्व इन वाटर। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एसिड डिजॉल्व इन वाटर, एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब जो आपने एसिड लिया है, अब क्या पता वो वीक है कि स्ट्रांग है, हमको नहीं पता। हमने ले लिया भाई एक एसिड, H+ दे दिया इसने, A- दे दिया, हमको नहीं पता वीक है कि स्ट्रांग है, हमने ऐसे लिख दिया। अभी हमारा कोई केस 1 में कोई केस तो स्टार्ट हुआ नहीं। आप जानते हैं कि H2O भी क्या है, H+ देता है और OH- देता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि पानी है तो ये है, पानी है तो ये होगा, और एसिड है तो ये होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों है तो यहाँ पर CIE होगा। CIE का मतलब कॉमन आयन इफेक्ट होगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ठीक है। अब सोर्स ऑफ H+ कौन है? सोर्स ऑफ H+ है एसिड एंड वाटर। H+ देने वाला कौन है? एसिड भी है और वाटर भी है। सोर्स ऑफ OH- कौन है? ओनली वाटर। यही चीज अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लिख रहे होते, बेस डिजॉल्व इन वाटर, तो हम सोर्स ऑफ OH- लिखते बेस एंड वाटर, और सोर्स ऑफ H+ लिखते ओनली वाटर। मैंने आपको बोला कि मैं बेस वाला बोलते जाऊंगा साथ साथ। तो जैसे OH-
सोर्स ऑफ OH बेस देगा तो OH माइनस देगा, और क्या देगा। आप कोई अपना Na+OH- ऐसे कुछ देगा तो OH- मान लीजिए आपको बेस दे रहा है, और H+OH- वाटर दे रहा है, तो वाटर OH- भी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ OH- बेस में, बेसिक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक पानी, दूसरा बेस खुद। और H+ का सोर्स बेसिक सॉल्यूशन में केवल वाटर होगा, और यहाँ पे OH- का सोर्स केवल वाटर होगा, H+ का सोर्स एसिड एंड वाटर होगा। ठीक है, तो अब ये एसिड एंड वाटर होगा तो वाटर को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वाटर के H+ को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ये तो डिपेंड करता है कि एसिड का H+ वाटर के कंपैरिजन में कितना है। मान लीजिए कि जैसे एसिड का H+ है 10⁻⁻1, और वाटर का तो आप जानते हैं कि 10⁻7 होता है, तो 10⁻1 10⁻7 के सामने बहुत बड़ा है। 10⁻6 टाइम 1 मिलियन टाइम हायर है। तो 1 मिलियन टाइम हायर अगर है कोई चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि मेरी लंबाई 5 फुट, मेरी लंबाई जो है वो 5 फुट 10 इंच है, और आप को मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति मेरे से 1 मिलियन टाइम लंबा है, 10⁻6 टाइम लंबा है, तो 10⁻6 टाइम लंबा है अगर, तो वो व्यक्ति ऊपर से मुझे नहीं देख पाएगा, और मैं मान लो नीचे से ऊपर देख भी रहा हूँ तो मैं उसकी मुंडी नहीं देख पाऊँगा। तो यहाँ नेग्लिजिबल टाइप का मामला हो जाता है ना भाई। तो वही कह रहे हैं कि अगर वाटर है और वाटर एसिड दोनों सोर्स हैं, लेकिन अब सोर्स मानना है कि नहीं मानना है वो डिपेंड करता है कि वाटर एसिड के सामने कितना टिक पा रहा है, कितना H+ दे पा रहा है ना। ठीक है भाई, तो अब एक बात का तो ध्यान आपको रखना ही है कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी OH- से, इतना तो पक्का करना है। ये नहीं कि कभी ऐसा मत करिएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन हो और pH कुछ ऐसा निकाल दो जो अविश्वसनीय हो। मतलब H+ ये जो हेडिंग आपने डाला है इसमें OH- ज़्यादा होगा। ठीक, अब सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, सबसे पहला करें स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में pH कैसे निकालते हैं। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ठीक है, H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो फाइंड pH of 0.2 m HCl solution, तो N of HCl सॉल्यूशन स्टार्ट करें भाई। N of HCl क्या हो गया 0.2 इंटू 1, क्योंकि भाई N फैक्टर इसका 1 है तो आ गया 0.2। नॉर्मेलिटी ऑफ जो एसिड होगा वही H+ होगा, मतलब H+ कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.2। तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, pH इज इक्वल टू होता है -log H+, तो हो जाएगा -log 0.2 इज इक्वल टू, मैं लिखने को तो डायरेक्ट मैं 0.7 लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझा दें आपको, -log 2/10
इज इक्वल टू लॉग 10/2 इज इक्वल टू लॉग 5 इज इक्वल टू 0.7 है। 0.2 को क्या लिख सकते हो 2/10। जब इसको आप पलटोगे तो माइनस हटा दोगे। 10/2 क्या होता है 5 होता है, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7 हो गया। pH कितना है 0.7 है। समझ पाए। तो अब यहाँ पर आपने H+ की कंसंट्रेशन 0.2 ली, ध्यान से देखा आपने, H+ की कंसंट्रेशन आपने 0.2 ली, लेकिन क्या आपने वाटर की H+ को कंसीडर किया? तो आप 0.2 में 10⁻⁷ जोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ बेवकूफ़ ऐसे तो नहीं है हमारी क्लास में कि 0.2 + 10⁻⁷ इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻⁷ कर दे, है? ऐसा तो कोई नहीं है ना। अब भैया ऐसा खतरनाक काम मत करना, ये मल्टीप्लाई होता है तब उतना आएगा, प्लस करने पे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि एक आध बच्चा मेरी क्लास में मुझे ऐसा मिल चुका है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया कि ऐसा तो नहीं है कि हम आपको गंगा में तैराने की कोशिश कर रहे हैं और आप नाली में घुसे पड़े हैं कि भैया मैं सिखा रहा हूँ तुमको कि गंगा में तैरना कैसे है, और तुम घुसे हुए हो कि नाली में बॉल कैसे ढूंढे, नहीं। तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर H+ कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, H+ कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, H+ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। दिया हुआ है आपको 10⁻⁻1 m, 10⁻⁻2 m, 10⁻⁻3 m, 10⁻⁴ m, 10⁻⁵ m, 10⁻�6 m, 10⁻�7 m, 10⁻8 m, 10⁻9 m, 10⁻10 m। मान लीजिए ये आपको H+ कंसंट्रेशन दिया हो, ठीक है। तो यहां तक (10⁻⁻1 से लेकर 10⁻�6 तक H+ कंसंट्रेशन only due to acid, that is H+ produced by water is negligible, H+ produced by water is negligible, ठीक है। अब जैसे 10⁻⁷ है, 10⁻⁸ है, (10⁻⁸ है, यहाँ क्या करा जाए? तो यहाँ लिखेंगे H+ कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? H+ एसिड प्लस H+ वाटर। मतलब यहाँ पर H+ एसिड H+ वाटर है, कहने का मतलब है कि वाटर नेग्लिजिबल यहाँ नहीं है। अब जब आप इससे नीचे जाने लग रहे हैं तो H+ टोटल H+ वाटर, H+ टोटल H+ वाटर, क्यों?
H+ ड्यू टू एसिड इज नेग्लिजिबल, क्योंकि एसिड का H+ इतना कम हो गया कि अब ये 10⁻⁻7 के सामने नेग्लिजिबल हो गया। अभी तक 10⁻⁻7 नेग्लिजिबल हो रहा था, अब 10⁻⁻7 के सामने ये नेग्लिजिबल होने लगे। समझ पा रहे? ठीक, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये लिखती है ना, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड all the H+ ion produced by all the H+ ions are लिखिएगा, all the H+ ions are produced by strong acid unless the solution is very dilute, unless the solution is very dilute. That is concentration of H+ less than 10⁻⁻6 m। हाँ, 10⁻⁻6 m से कम होने लगा तब स्ट्रॉन्ग एसिड, तब वाटर को भी कंसीडर करेंगे, वरना वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे मैंने बोला कि वाटर को कंसीडर करेंगे। आओ देखें इस क्वेश्चन को कि क्यों कंसीडर करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻6 m 7m HCl solution। 10⁻⁻6 m 7m HCl solution। ठीक है, अब देखिए HCl जो है वो टूटा, सॉल्यूशन लिखना चालू करें भाई। H+ प्लस Cl-, कितना H+ दिया इसने? 10⁻⁷, इसने भी 10⁻⁷, मतलब Cl भी 10⁻⁷, और H+ भी 10⁻⁷, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जितना मिला है उतना सब डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वाटर का 10⁻⁷ होता है, HCl का 10⁻⁷ होता है, तो वो क्या करते हैं कि 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, और pH निकालते हैं 7 - log 2, और उनका आ जाता है 6.7, या फिर 6 log 2 की वैल्यू पूरी रख दे तो 699 लिख देते हैं। ये वैल्यू लिख देते हैं ऐसे, मतलब वाटर का 10⁻⁷, एसिड का 10⁻⁷, दोनों को जोड़ दिया और ये ऐसे निकाल। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत टीचरों को देखा, पर ये गलत है भाई, ये सरासर गलत है। अगर आपको ये बताया गया है या ये कोई बता दिया है तो ये तो गड़बड़ बता दिया आपको। अब वाटर को लेकर आइए, क्या आपको लगता है कि 10⁻⁷ अभी भी ये देगा? क्योंकि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा किस पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, और HCl और वाटर में वीक कौन है? वाटर है। तो 10⁻⁷ देता अगर HCl प्रेजेंट नहीं होता,
10⁻⁷ देता अगर HCl प्रेजेंट नहीं होता। HCl प्रेजेंट है तो ये 10⁻⁷ नहीं होगा। अब ये 10⁻⁷ नहीं होगा तो कितना होगा हमको नहीं पता। ये x ले लिया, ये x ले लिया, ठीक है, समझ गए। आप जानते हैं कि KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस। KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस। जब आपको कोई टेम्परेचर ना दिया हो और KW का यूज करना पड़ जाए, जब आपको कोई टेम्परेचर ना दिया हो और KW का यूज करना पड़ जाए, तब आप उसको आइडियल कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के, रूम टेम्परेचर मान के करेंगे, तब आप 14 ले लेंगे। जब आपको KW की ज़रूरत पड़ेगी तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ KW की ज़रूरत पड़ी, तो अब यहाँ पर जो H प्लस ये 10⁻⁻14 हो गया। चलो H प्लस कंसनट्रेशन कितना हो गया, H प्लस कंसनट्रेशन हो गया X प्लस 10⁻⁷। भाई दोनों को जोड़ लिया ना। और OH माइनस कंसनट्रेशन कितना हो गया, X, दोनों मिला के आ गए, मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻⁴ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁷x, ठीक है। अब इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁷x माइनस 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमको पता है कि H प्लस कंसनट्रेशन कितना है, 10⁻⁷ प्लस x, ये है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो H प्लस निकाल लेंगे, और H प्लस निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर निकालना है x की वैल्यू। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। भाई यहाँ पर a कितना है, 1 है, b कितना है, 10⁻⁷ है, और c कितना है, 10⁻⁴। माइनस b का मतलब -10⁻⁷, प्लस माइनस √b² का मतलब 10⁻⁷ का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁴, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -10⁻, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2a का मतलब 2, क्योंकि a तो क्या है, 1 है। ये हो गया -10⁻⁷ प्लस √5 इंटू 10⁻⁴। अब 10⁻⁴, 10⁻⁴ का रूट लोगे तो आ जाएगा कितना, 10⁻⁷, और 5 का रूट लोगे तो आएगा 2.23, तो हो जाएगा -10⁻⁷ प्लस 2.23 इंटू 10⁻⁷/2, तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁷/2, 0.62 मान लेते हैं इंटू 10⁻⁷। ये आ गया क्या, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। अब आपको H प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो H प्लस इज इक्वल टू कितना है, 10⁻⁷ प्लस x, मतलब 10⁻⁷ प्लस 0.62 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया 1.62 इंटू 10⁻⁷, ये आ गया H प्लस, ठीक है। अब आप pH इज इक्वल टू लिखेंगे 7 माइनस log 1.62। अब log 1.62 की वैल्यू निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा,
वैल्यू देख के लिख ले, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों भाई? या 1.6 मान लें इसको। अगर हम इसको 1.6 मान लेंगे तो 3 चौक 12, 12.279, तो ये आ जाएगा 6.79, ये आ जाएगा आंसर। देखिए अब वहाँ पर क्या आ रहा था, ये जैसे अभी आ रहा है आपका 6.79, और इससे पहले जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, जो हम लोग दोनों को डायरेक्ट जोड़ दे रहे थे, उससे आ रहा था 6.699। 699 और 79 डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस है यही आपका करेक्ट कैलकुलेशन कराता है। और वो जो लोग डायरेक्ट वैसे बता देते हैं, एक आंसर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उससे भी, लेकिन करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन नन दे दे, और भाई मान लीजिए कि यही है, अब पीएच आपको बोल दे तो क्या निकालने को, तो कुछ लोग बोल देंगे इसका 7 है, क्योंकि वो H+ की कंसंट लेकर सीधे 7 बता देंगे। लेकिन मूर्खों 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, एसिडिक सोल्यूशन है तो 7 से कम ही होगा, तो जाहिर सी बात है कम होगा। अब कुछ लोग बता दे 6.699, कोई कुछ और बता दे कि सर 7 से ज़्यादा बता दे, और मान लो चौथा ऑप्शन नन दे दे और आपका आंसर ये आएगा, तो आपका फिर आंसर नन आएगा। समझ गए? आपका आंसर तो नन आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी कैलकुलेशन करेंगे, इस पर कैलकुलेशन करते रहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको। ठीक है, नमस्कार।